राजकुमार का नाम रणधीर था और वह अपने पिता की मृत्यु के बाद एक ऐसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था जिसकी नींव अब रेत पर खड़ी थी। रणधीर, जो केवल 20 वर्ष का था, को बचपन से ही तलवार की कला और कूटनीति के दांवपेच सिखाए गए थे। उसके पिता राजा विक्रमजीत एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी अचानक बीमारी और मृत्यु ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया था। पड़ोसी राज्य कलिंग का राजा राजा शशांक एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने विक्रमजीत की मौत का फायदा उठाकर रणधीर के राज्य की कमजोरियों को भांप लिया। कलिंग की सेना ने सीमावर्ती गांवों पर हमले शुरू कर दिए और धीरे धीरे वे राज्य के भीतर घुसने लगे। रणधीर के पास अनुभव की कमी थी और उसके दरबार के कुछ मंत्री जो वर्षों से राजा की सेवा कर रहे थे, अब शशांक से गुप्त रूप से मिल गए थे। उन्हें लग रहा था कि कमजोर राजकुमार के साथ रहने से बेहतर है एक शक्तिशाली राजा का साथ देना। रणधीर के पिता ने अपने अंतिम समय में उसे एक रहस्यमयी पहेली दी थी। यह पहेली एक पुरानी भोजपत्र पर लिखी थी और इसमें 4 पंक्तियां थीं। जब सिंह सोता है तब मृग दौड़ता है, जब वृक्ष जलता है तब बीज उगता है, जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा हंसता है, जब न्याय मरता है तब शक्ति जन्म लेती है। रणधीर ने इस पहेली को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इसका कोई अर्थ समझ नहीं आया। उसे लगा कि यह शायद उसके पिता की बीमारी का नतीजा था। लेकिन जब एक रात उसकी सबसे वफादार सलाहकार वृद्ध रानी माँ ने उसे बताया कि यह पहेली उनके साम्राज्य की सुरक्षा का एकमात्र तरीका है, तो वह चौंक गया। रानी माँ ने बताया कि यह पहेली एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करती है जिसे केवल राजा विक्रमजीत ही जानते थे, और यह खजाना इतना शक्तिशाली है कि वह पूरे कलिंग साम्राज्य को एक पल में खत्म कर सकता है। लेकिन इस खजाने का इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है जब इसे सही समय पर और सही तरीके से खोजा जाए। राजकुमार रणधीर अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ उसे अपने राज्य को राजा शशांक के हमलों से बचाना था और दूसरी तरफ उसे इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाना था ताकि वह अपने राज्य और अपने लोगों को बचा सके। उसकी सेना कम थी, उसके मंत्री धोखेबाज थे और उसके पास केवल उसकी बुद्धि और उसकी माँ का विश्वास था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा उसे कहाँ ले जाएगी और क्या वह इस खतरनाक खेल में जीत पाएगा। रणधीर ने अपनी माँ के साथ मिलकर पहेली को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने रात दिन प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय चार्टों का अध्ययन किया। पहली पंक्ति जब सिंह सोता है तब मृग दौड़ता है ने उन्हें सबसे। रानी माँ ने बताया कि सिंह साम्राज्य का प्रतीक था और उसका सोना का मतलब था कि हाय थी। मृग, जिसका अर्थ हिरण होता है, का मतलब था कि दुश्मन राज्य राजा शशांक अब स्वतंत्र रूप से राज्य में घूम रहा था। लेकिन पहेली में इसका एक गहरा अर्थ भी था। एक पुरानी कहानी में कहा गया था कि राज्य के संस्थापक ने एक शक्तिशाली जादू की गुफा में एक जादुई सिंह की मूर्ति छिपाई थी। यह मूर्ति केवल तभी सोती थी जब कोई धोखेबाज राजा राज करता था। रणधीर ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र एक बहुत ही वफादार और बहादुर योद्धा था जो कई वर्षों से रणधीर के परिवार की सेवा कर रहा था। वीरभद्र को पहेली के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने रणधीर की आंखों में एक नई उम्मीद देखी। रणधीर ने उसे गुप्त रूप से उस गुफा को खोजने के लिए भेजा जिसके बारे में किंवदंतियां बताई जाती थीं। वीरभद्र ने अपनी सबसे तेज और सबसे वफादार सैनिकों को चुना और उन्होंने अंधेरी रात में गुफा की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर राजा शशांक ने अपनी सेना को और भी तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसने अपने गुप्त मंत्रियों के माध्यम से रणधीर की हर चाल पर नजर रखी।
जब उसे पता चला कि वीरभद्र और उसके कुछ सैनिक अंधेरे में गायब हो गए हैं, तो उसे लगा कि वे शायद एक जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। शशांक ने अपनी जासूसी प्रणाली का इस्तेमाल किया और जल्द ही उसे पता चला कि रणधीर एक पुराने खजाने की तलाश में था। शशांक को भी उस खजाने के बारे में पता था, लेकिन वह उसे कभी ढूंढ नहीं पाया था। अब रणधीर की तलाश ने उसे एक नया सुराग दिया। वीरभद्र और उसके सैनिक कई दिनों तक गुफा की तलाश करते रहे। वे कई जंगल, पहाड़ियां और नदियां पार कर चुके थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही घनी और अंधेरी जंगल में एक पुरानी गुफा का प्रवेश द्वार देखा। यह गुफा किसी भी मानचित्र पर नहीं थी और इसका प्रवेश द्वार एक बड़े चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। वीरभद्र और उसके सैनिक धीरे धीरे अंदर गए और उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी मूर्ति देखी। यह एक सिंह की मूर्ति थी, लेकिन यह सिंह सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। जब वीरभद्र ने मूर्ति को छुआ तो एक तेज रोशनी गुफा में फैल गई और मूर्ति के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला। पत्थर पर दूसरी पहेली की एक पंक्ति खुदी हुई थी, जब वृक्ष जलता है तब बीज उगता है। जब वीरभद्र वापस लौटा तो रणधीर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही डर में बदल गई जब उसे पता चला कि राजा शशांक की सेना ने उसके राज्य के राजधानी शहर के चारों ओर घेराव कर लिया है। अब उनके पास बहुत कम समय था और रणधीर को जल्द से जल्द दूसरी पहेली को सुलझाना था, ताकि वह अपने लोगों और अपने राज्य को बचा सके। दूसरी पहेली, जब वृक्ष जलता है तब बीज उगता है, ने रणधीर को गहरी सोच में डाल दिया। रानी माँ ने बताया कि वृक्ष उनके साम्राज्य का प्रतीक था और उसका जलना का मतलब था कि साम्राज्य का पतन हो रहा था। लेकिन बीज का क्या मतलब था? उन्हें याद आया कि उनके दादाजी राजा अजयपाल ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक महान युद्ध के दौरान उन्होंने अपने राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र चीज, जीवन का बीज, एक गुप्त जगह पर छिपा दी थी। यह बीज एक विशेष पौधे से निकला था जो केवल 50 वर्षों में एक बार फूलता था और इसका इस्तेमाल केवल एक राजा ही कर सकता था जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। इस बार रणधीर को खुद ही इस यात्रा पर निकलना पड़ा। राजधानी अब पूरी तरह से घेरे में थी और वह किसी और को नहीं भेज सकता था। उसने वेश बदलकर एक साधारण किसान का रूप धारण किया और रात के अंधेरे में चुपके से राजधानी से बाहर निकल गया। उसके साथ केवल उसका सबसे वफादार साथी एक छोटा कुत्ता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान ने हमेशा रणधीर का साथ दिया था और वह उसकी हर चाल को समझता था। रणधीर की यात्रा बहुत ही खतरनाक थी। उसे राजा शशांक के सैनिकों से बचना था जो हर सड़क पर और हर गांव में घूम रहे थे। एक दिन जब वह एक नदी को पार कर रहा था तो उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और रणधीर को पहचान लिया, भले ही उसने किसान का वेश धारण किया था। साधु ने रणधीर को बताया कि वह जीवन के बीज को ढूंढ रहा था और वह जानता था कि यह कहाँ छिपा हुआ था। लेकिन साधु ने रणधीर को एक चेतावनी दी, बीज को केवल तभी लेना जब तुम अपने सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार हो। रणधीर को साधु की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। साधु ने उसे एक पुरानी गुफा का रास्ता दिखाया जो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ की चोटी पर थी। गुफा का प्रवेश द्वार एक बहुत ही प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ था जो आधा जला हुआ था। रणधीर को याद आया कि यह उस पहेली की दूसरी पंक्ति थी, जब वृक्ष जलता है। उसने देखा कि बरगद का पेड़ वास्तव में आधा जला हुआ था और उसकी एक शाखा पर एक छोटा सा चमकीला बीज लगा हुआ था।
रणधीर ने बीज को ध्यान से लिया और महसूस किया कि यह एक अद्भुत शक्ति से भरा हुआ था। जब उसने बीज को छुआ तो उसे एक और चमकीला पत्थर मिला, जिस पर तीसरी पहेली की एक पंक्ति खुदी हुई थी, जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा हंसता है। जब वह वापस लौट रहा था तो उसे पता चला कि राजा शशांक ने उसके कुछ बचे हुए मंत्रियों को पकड़ लिया था और उन्हें मारने की धमकी दे रहा था अगर रणधीर खुद को उसके हवाले नहीं करता। रणधीर जानता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्द से जल्द तीसरी पहेली को सुलझाना था ताकि वह अपने मंत्रियों और अपने लोगों को बचा सके। रणधीर के पास समय बहुत कम था। राजा शशांक की सेनाएं राजधानी के द्वार पर खड़ी थीं और उसके मंत्री मौत के कगार पर थे। तीसरी पहेली, जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा हंसता है, उसके दिमाग में घूम रही थी। रानी मां के शब्दों और अपने पिता की कहानियों को याद करते हुए रणधीर ने सोचा कि सूर्य का अस्त होना उसके पिता के शासन का अंत और उसके राज्य की वर्तमान कमजोरियों को दर्शाता है। लेकिन चंद्रमा का हंसना क्या था? उसे अपने पिता के पुराने गुरु, एक बूढ़े और ज्ञानी ज्योतिषी के बारे में याद आया। ज्योतिषी ने एक बार रणधीर को बताया था कि उनके राज्य के संस्थापक ने एक शक्तिशाली देवी सुमति के सम्मान में एक गुप्त मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में एक अद्भुत चंद्रमणि छिपा था, जिसे केवल पूर्णिमा की रात को ही देखा जा सकता था, जब चंद्रमा अपनी सबसे तेज रोशनी बिखेरता था। यह मंदिर एक प्राचीन नदी के किनारे पर था, जहां पानी चांद की रोशनी को दोगुना कर देता था। रणधीर ने तुरंत फैसला किया कि उसे उस मंदिर को ढूंढना होगा। उसने अपने वफादार कुत्ते सुल्तान को साथ लिया और नदी के किनारे की ओर चल पड़ा। चांदनी रात में नदी का पानी चमक रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्होंने एक प्राचीन बरगद के पेड़ को देखा, जिसकी जड़ें नदी के किनारे तक फैली हुई थीं। पेड़ की छाया में एक छोटी सी गुफा थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि गुफा की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर चंद्रकला बनी हुई थी। गुफा के बीच में एक छोटा सा मंच था और उस पर एक चमकदार चंद्रमणि रखी हुई थी। रणधीर ने चंद्रमणि को ध्यान से देखा। यह एक ऐसा पत्थर था जो चांद की रोशनी को सोख लेता था और उसे कई गुना बढ़ा देता था। जैसे ही पूर्णिमा का चांद अपने पूरे गौरव के साथ आसमान में चमका, चंद्रमणि ने एक तेज सफेद रोशनी बिखेरी। उस रोशनी में रणधीर ने देखा कि मंच के नीचे एक और चमकीला पत्थर छिपा हुआ था। यह तीसरा पत्थर था। रणधीर ने पत्थर को बाहर निकाला। उस पर चौथी और अंतिम पहेली खुदी हुई थी, जब न्याय मरता है तब शक्ति जन्म लेती है। जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज राजा शशांक की थी, जो एक ऊंची पहाड़ी से बोल रहा था। रणधीर, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे मंत्री मेरे कैद में हैं, और अगर तुम मेरे सामने समर्पण नहीं करोगे तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। रणधीर ने महसूस किया कि वह फंस गया था। उसके पास अब केवल एक ही उम्मीद थी, चौथी पहेली को सुलझाना। लेकिन उसे यह भी पता था कि अब उसके पास समय बिल्कुल नहीं बचा था। रणधीर राजधानी के बाहरी द्वार पर खड़ा था, अकेला, केवल अपने वफादार कुत्ते सुल्तान के साथ। राजा शशांक की सेनाएं उसके सामने थीं, और राजा शशांक खुद एक ऊंची मीनार से रणधीर को देख रहा था। रणधीर, शशांक की आवाज गूंज उठी, तुम अकेले हो। तुम्हारे मंत्री मेरे कैद में हैं। क्या तुम अपने राज्य को बचाने के लिए खुद को बलिदान नहीं करोगे? रणधीर के मन में चौथी और अंतिम पहेली गूंज रही थी, जब न्याय मरता है तब शक्ति जन्म लेती है। रणधीर ने सोचा, न्याय का मरना क्या था? क्या इसका मतलब था कि उसे अपने मंत्रियों को मरने देना था, या इसका मतलब था कि उसे अपनी सारी आशा छोड़ देनी थी?
तभी उसे उस बूढ़े साधु के शब्द याद आए, बीज को केवल तभी लेना जब तुम अपने सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार हो। रणधीर को एहसास हुआ कि न्याय उसके पिता के शासन का कठोर पुराना न्याय था जो अब काम नहीं कर रहा था। उसके मंत्रियों का विश्वासघात, उसके लोगों का दुख और उसकी खुद की असफलता, यह सब इस पुराने न्याय की मौत थी। और शक्ति का जन्म लेना, यह कोई जादुई खजाना नहीं था, यह था उसके लोगों का विश्वास जो अब तक सोया हुआ था। उसने अपने हाथ में जीवन का बीज लिया। उसने देखा कि राजधानी के द्वार पर एक बहुत पुराना सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग विश्राम वृक्ष कहते थे। यह पेड़ दशकों से सूख चुका था और यह रणधीर के राज्य की गिरती हुई स्थिति का प्रतीक था। रणधीर ने अपनी पूरी शक्ति से उस बीज को उस सूखे पेड़ की जड़ में दबा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमत्कारी घटना घटी। पेड़ की सूखी हुई टहनियों में जीवन वापस आ गया और कुछ ही पलों में उसमें हरी पत्तियां और सुंदर फूल खिल गए। यह देखकर राजधानी के लोग जो अब तक अपने घरों में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए। उन्होंने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा। रणधीर ने अपनी आवाज को ऊंचा किया ताकि सब सुन सकें। शशांक, तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं। मैं अकेला नहीं हूं। मेरा राज्य सिर्फ महल और मंत्रियों से नहीं बना है। मेरा राज्य इन लोगों से बना है, इन खेतों और इन नदियों से बना है। लोग रणधीर के साथ खड़े हो गए। किसान अपनी कुल्हाड़ियां और हंसियां लेकर आ गए। व्यापारी अपनी तलवारें और ढालें लेकर आ गए। महिलाएं और बच्चे अपने राजा के पीछे खड़े हो गए। यह एक नई सेना थी, एक ऐसी सेना जो न्याय के लिए लड़ रही थी, न कि सिर्फ एक सिंहासन के लिए। रणधीर ने अब राजा शशांक की ओर देखा। अब रणधीर अकेला नहीं था। उसके पास अब वह शक्ति थी जो किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान थी, उसके लोगों का विश्वास और प्यार। राजा शशांक ने जब देखा कि रणधीर के पीछे एक बड़ी और क्रोधित भीड़ खड़ी थी, तो वह हंसा। क्या तुम इन किसानों और व्यापारियों के साथ मेरे प्रशिक्षित सैनिकों का सामना करोगे? उसने उपहास किया। लेकिन रणधीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, ये सिर्फ किसान और व्यापारी नहीं हैं। ये मेरे लोग हैं और ये अपने घर और अपनी धरती के लिए लड़ेंगे। युद्ध शुरू हुआ। शशांक की सेना ने अपनी तलवारों और तीरों से हमला किया। रणधीर के लोगों के पास सिर्फ कुल्हाड़ियां, हंसियां और लकड़ी के डंडे थे। शुरुआत में शशांक की सेना ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन रणधीर के लोगों ने हार नहीं मानी। वे अपने शहर की गलियों और कोनों को जानते थे और उन्होंने अपनी धरती का इस्तेमाल करके दुश्मन को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने औजारों को हथियार बना लिया और एकजुट होकर लड़े। रणधीर अपने लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी तलवार से लड़ रहा था और उसकी बहादुरी ने हर किसी को प्रेरित किया। रणधीर ने राजा शशांक को युद्ध के मैदान में ढूंढ निकाला। शशांक अपने हाथी पर बैठा हुआ अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था। रणधीर ने एक साहसी चाल चली। उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर हाथी के पैरों पर हमला किया और हाथी को नीचे गिरा दिया। शशांक जमीन पर गिर गया। रणधीर उसके सामने खड़ा हो गया। शशांक ने अपनी तलवार निकाली और रणधीर पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। शशांक एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड था। रणधीर की आंखों में अपने लोगों के लिए प्यार और न्याय की आग थी। रणधीर ने शशांक के हमले को टाल दिया और अपनी तलवार से उसकी तलवार को दूर फेंक दिया। शशांक अब निहत्था था। रणधीर की तलवार उसकी गर्दन पर थी। शशांक ने सोचा कि रणधीर उसे मार डालेगा, जैसा कि सभी राजा करते थे। लेकिन रणधीर ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी।
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, रणधीर ने कहा। तुम्हारे न्याय ने सिर्फ मौत को जन्म दिया, मेरा न्याय जीवन को जन्म देगा। तुम्हें कैद किया जाएगा और तुम्हें अपने लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह सुनकर शशांक के सैनिक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि उनका राजा हार चुका था, लेकिन रणधीर ने उसे जीवन दान दिया था। शशांक के सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे रख दी और समर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया था। रणधीर के लोग, जो अब एक विजयी सेना बन चुके थे, अपने राजा की जय जयकार करने लगे। रणधीर ने अपने मंत्रियों को रिहा कराया और उसने अपने राज्य में एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की, जहां न्याय और शक्ति एक साथ चलते थे। रणधीर का राज्य अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। युद्ध समाप्त हो गया था और उसके लोग एक विजयी राजा के साथ खड़े थे। रणधीर ने अपने दरबार में एक बड़ा बदलाव किया। उसने पुराने मंत्रियों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें फिर से अपना विश्वास जीतने के लिए कहा। उसने किसानों, व्यापारियों और कारीगरों का एक नया परिषद बनाया, जो उसे सीधे तौर पर सलाह देते थे। इस परिषद की मदद से रणधीर ने अपने राज्य के हर कोने में न्याय और समृद्धि लाने के लिए काम किया। राजा शशांक को कैद कर लिया गया था, लेकिन उसे जेल में नहीं रखा गया। रणधीर ने उसे उन गांवों को फिर से बनाने का काम दिया, जिन्हें उसकी सेना ने नष्ट कर दिया था। शशांक ने अपनी आंखों से देखा कि उसके क्रूर शासन ने क्या नुकसान पहुंचाया था। यह दंड और दया दोनों था, और शशांक को पहली बार अपने किए पर पछतावा हुआ। रणधीर ने अपने लोगों को उस रहस्यमयी पहेली के बारे में बताया। उसने समझाया कि खजाना कोई सोना या जादू नहीं था, बल्कि यह एक राजा के चरित्र की परीक्षा थी। उसने बताया कि सिंह का सोना उसके साम्राज्य की कमजोर होती हुई स्थिति थी, और वृक्ष का जलना उसके राज्य का पतन था। चंद्रमा का हंसना उसके लोगों की एकजुटता और उम्मीद थी, और न्याय का मरना उस पुराने और कठोर न्याय का अंत था, जिसने केवल डर पैदा किया था। रणधीर ने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के दिलों में राज करता है, न कि सिर्फ एक सिंहासन पर। उसकी कहानी पूरे भारतवर्ष में फैल गई, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने धन और शक्ति को त्याग कर अपने लोगों के प्यार और विश्वास को चुना। उसके राज्य में हर कोई खुश और सुरक्षित था, और वह एक युवा राजकुमार अब एक महान और बुद्धिमान राजा बन चुका था। उसकी माँ, रानी माँ, ने गर्व से अपने बेटे को देखा, जिसने न केवल अपने पिता का साम्राज्य बचाया था, बल्कि उसे और भी बेहतर बना दिया था।